बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को लेकर के बहुत सारे परसेप्शन गढ़े जा रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी इतनी तपस्या के बाद भी नहीं प्राप्त कर पाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे मुद्दे को और नीतीश कुमार पर होने वाले हर हमले को चुपचाप होकर के देख रही है। नीतीश कुमार को मजबूरन 43 सीट पे संतोष करना पड़ा। एक बार फिर से ये लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें नीतीश कुमार की बादशाहत बरकरार है। जो देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव लड़ते हैं तो पूरे दिल और दिमाग से लड़ते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों से उनका डायरेक्ट कनेक्शन है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुद्दा गरमा गया है। बिहार की राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति ने एक ऐसे दल से इस्तीफा दिया है जिसके बाद से चर्चा तेज हो गई है। उनके इस्तीफे की वजह क्या है, क्यों इस्तीफा उन्होंने दिया, और जब इस्तीफा दिया तो वो पुरानी जो अदावत है बिहार के राजनीति की, वो जो पुराना पैटर्न है बिहार के राजनीति का, एक बार फिर से शुरू हो गया है। साल 2025 में विधानसभा का चुनाव है और इसके पहले बिहार के एनडीए गठबंधन के एक ऐसे जो पार्टी है जिसे लेकर के देश भर की राजनीति में चर्चा होती है। बिहार में खास तौर पे उस पार्टी के बड़े चेहरे जिनको अगला मुख्यमंत्री कहा जाता है, उनके पार्टी के एक ऐसे शख्स ने इस्तीफा दिया आज, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि 2025 में चुनाव 20 वाले पैटर्न पर होगा। क्या है मुद्दा, चलिए सीधे बाबा से जुड़ते हैं, जानकारी लेते हैं। बाबा, जो व्यक्ति आज इस्तीफा दिया एक पार्टी से, जो एक बड़ी पार्टी है एनडीए गठबंधन की, ऐसा लग रहा है कि इस्तीफा जो है वो दिलवाया गया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस्तीफा उन्होंने अपने मर्जी से दिया है? मामला क्या है? देखिए, स्क्रिप्ट जो है वो पहले से लिखी जाती है, उसके पर एक्ट होता है। आप तो चूंकि उस लाइन से हैं अभी, जी। तो आप बेहतर बता सकते हैं कि स्क्रिप्ट पहले आता है, स्क्रिप्ट के बाद उस पर सिटिंग होता है, सिटिंग होकर के उसका टाइमिंग निकाला जाता है। उसका पात्र चुने जाते हैं कि कौन किसके लिए एक्ट करेगा। तब जाकर के पूरी स्क्रिप्ट पर मंथन होती है, फिल्म बनता है। उसके बाद जब कास्ट सेलेक्ट हो जाता है, उसके बाद फिर शुरू होता है एक नए तरीका का सारा खेल। ये सभी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके एक पूरी फिल्म बनाती हैं, और जिसके परिणाम लोग अच्छा और बुरा उसको कहते हैं। राजनीति में भी लगभग इसी तरह की बातें चलती हैं कि यहाँ भी एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, और इसी स्क्रिप्ट के हिसाब से मोहरे पत्ते सब बदले जाते हैं, नए लाए जाते हैं, पुराने लाए जाते हैं। जो जिस तरह से एक्ट करता है उसको सेट किया जाता है। अभी हाल फिलहाल में बिहार की राजनीति में बहुत सारे उथल पुथल हुए हैं। आपने जब पूछा आरसीपी सिंह से कि आप भाई भारतीय जनता पार्टी में हैं, फिर आपने पार्टी कैसे बनाई, तो उन्होंने जवाब क्या दिया था कि मैंने तो सदस्यता रिन्यूअल कराया ही नहीं है। जी। तो मैं कैसे सदस्य हुआ? यानी इसकी भी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी, पहले से कहानी रची गई थी। अब जब ये बात आप नीतीश कुमार से पूछने जाइएगा तो कहेंगे हाँ ठीक है, वो पार्टी बनाया ना, करने दीजिए, बहुत सारा पार्टी है। उनकी भी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, उनको क्या करना है। इसके अलावे आप जो चर्चा कर रहे थे कि बिहार की राजनीति में एनडीए गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। 2025 में 2020 वाला जो खेल है उसको दोहराया जा सकता है। पूरी तरह से नीतीश को जो निपटाने की प्रक्रिया है उसमें अभी भी विराम नहीं लगा है। ये प्रक्रिया दो बातें पैरेलली चल रही हैं। जैसे रेल को देखे होइएगा ना, तो दो पटरियां समानांतर चलती हैं। उनमें से जरा सा भी एक पटरी पर भी हल्का सा भी कुछ नुक्स निकल रहा तो ट्रेन या तो डिरेल कर जाएगी या फिर रुक जाना पड़ेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगी। इन सभी परिस्थितियों को लेकर के आपने देखा होगा कि जहां रेल की पटरी से चेंज होती है, वहां अलग अलग देखिएगा कि पटरियों पर बनाया हुआ होता है आयताकार कुछ। जी। उसमें सिग्नल होता है, उसमें लीवर होता है, जो ऐसे दबा दीजिए तो उधर चल जाती है, ऐसे दबाइए तो इधर चल जाती है। एक ट्रैक है, रूट बना हुआ है। किस रूट में सब कुछ वहाँ बैठा हुआ आदमी जो लीवर को इधर उधर करता है, वो ट्रेन को किधर जाना है वो निर्णय करता है। तो दिल्ली में भी कोई बैठा हुआ है जो लीवर हाथ में अपने लिए हुए है, स्टेयरिंग जिसको कह लीजिए, और वो स्टेयरिंग घुमा रहा है किसको दाएं किसको बाएं जाना है और किसको सीधा स्ट्रेट जाना है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को लेकर के बहुत सारे परसेप्शन गढ़े जा रहे हैं। इसमें से एक परसेप्शन ये गढ़ा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि नीतीश कुमार पर अभी अगर अंकुश नहीं लगाया जाए तो नीतीश कुमार फिर से हाथ से निकल जाएंगे, और बिहार की जो कुर्सी है
वो भारतीय जनता पार्टी इतनी तपस्या के बाद भी नहीं प्राप्त कर पाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे मुद्दे को और नीतीश कुमार पर होने वाले हर हमले को चुपचाप होकर के देख रही है। जैसे जितने भी लोग नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर हों या अन्य लोग हों, उन सभी लोगों को नीतीश कुमार के आइडियोलॉजी के विपरीत जो लोग चल रहे हैं उन लोगों को भी रोक नहीं रही है। इसका सीधा मतलब है कि बिहार में कुछ ना कुछ विशेष होने वाला है और 2025 में क्या होगा वो 2020 के स्क्रिप्ट को यदि आप देखें तो वहाँ आपको नजर आएगा कि नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए उनकी ही पार्टी के, उनके गठबंधन के लोग ही, कई लोग उनसे छटक करके गए। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता नीतीश कुमार के विरुद्ध चुनाव लड़े और नीतीश कुमार को मात दिया। नीतीश कुमार को मजबूरन 43 सीट पे संतोष करना पड़ा। एक बार फिर से ये लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें नीतीश कुमार की बादशाहत बरकरार है। बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार भले 12 सीट जीते हैं, लेकिन 12 सीट में 12 सीट पर उनका विधानसभा वाइज अगर देखा जाए तो आंकड़ा सबसे परफेक्ट। बिल्कुल 173 सीटों पर नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं लोकसभा में। पूरी एनडीए कर रही है और जो अलग अलग पार्टियों को अगर उसमें नट सेल में डिवाइड करें तो नीतीश कुमार 12 सीट जीते हैं लोकसभा में और 72 सीटों पे, माने एक लोकसभा में 6 विधानसभा की सीटें होती हैं। किसी किसी में 7 भी हैं, 1-2 ऐसे हैं जिसमें 7 हैं। बाकी 6 सीटों पे परफेक्ट लीड कर रहे हैं वो। 12 सीट जीते हैं, 72 सीटों पर लीड कर रहे हैं। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। ये स्थिति 5 सीट जीतने वाले चिराग पासवान के पास भी नहीं है और जीतन राम मांझी के पास भी नहीं। जीतन राम मांझी तो अपने ही इमामगंज की सीट पर पिछड़ गए हैं। तो ये सभी परिस्थितियां हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में जो लोकसभा चुनाव के बाद परिणाम आए और जो सीट खाली हुए हैं, जिनमें से 4 विधानसभा की सीट खाली हुई थी और 1 विधान परिषद की सीट खाली हुई थी। 4 विधानसभा की सीटों पे चुनाव चल रहा है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। यहाँ कितना मामला फंसा हुआ है इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। इस मामले में अब पेच यहाँ तक फंसा हुआ है कि यहाँ पर कैसे निकाला जाएगा, एनडीए गठबंधन को कैसे यहाँ से निकाला जाएगा, क्योंकि 1 सीट इसमें से जीती हुई है, बाकी 3 सीटें उसे अपने पाले में करना है। तो वहीं दूसरी तरफ 4 सीट जीतने का दावा जो है इंडिया गठबंधन कर रही है और भरोसा जिस तरह से AIMIM एक्ट कर रहा है, जिस तरह से प्रशांत किशोर एक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से BSP लीड कर रही है, इन सभी लोगों को लेकर के असमंजस की स्थिति बन गई है और हर दावे में कहीं ना कहीं एक टूटन जरूर महसूस हो रही है। कोई परफेक्ट दावा नहीं कर रहा है। जैसे लोकसभा में अब देखे हुए है कि 400 की जगह पर 4000 भी नीतीश कुमार कह देते तो डेरेबल था, क्योंकि उत्साह बहुत था। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उन 4 सीटों के अलावा 1 विधान परिषद की भी सीट है और ये नीतीश कुमार के नाक का प्रश्न बना हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश के नाक का प्रश्न 2 सीट है, 1 विधानसभा का जहां वो लड़ रहे हैं चुनाव बेलागंज, वहां अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए उन्होंने पूरा अपना फोर्स जो है लगा दिया, ताकत लगा दिया है। सारे मंत्री उनके सबसे करीबी जो है अशोक चौधरी, वो पूरी टीम लेकर के वहां डेरा डाले हुए। और आज तो ललन सिंह भी पहुंचे हुए थे वहां। वही बता रहे हैं ना कि मैंने कोई भी ऐसा नहीं है जो वहां नहीं पहुंच रहा है, यानी कि वो प्रतिष्ठा का फंसा हुआ है वहां, उस प्रतिष्ठा को बाहर निकालना है। और सबसे बड़ी प्रतिष्ठा ये फंसी हुई है कि हाथी से हाथरस हो रहा है। जो वहां 7 बार से चुनाव जीतता आ रहा है उससे आपकी लड़ाई है, यानी बार बार आपको पटकनी दे रहा है, उसके बाद भी इस बार आप जीत के उम्मीद लेकर के उतरे हैं, तो ये बड़ी बात है। उसके बाद उसमें समीकरण जो बैठाए गए हैं उस समीकरण में बहुत कुछ नजर आ रहा है। तो यहाँ की लड़ाई नीतीश कुमार निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं ये तो 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ नीतीश कुमार की जो सबसे अधिक प्रतिष्ठा फंसी हुई है वो विधान परिषद की सीट, जिसमें सभापति विधान परिषद के उस सीट के को रिवील करते थे, तिरहुत स्नातक सीट, उस सीट पर देवेश चंद्र ठाकुर जीत दर्ज किए थे, लगातार जीतते भी आ रहे थे। वो अब सांसद बन गए हैं और उस सीट पर जदयू के उम्मीदवार को जिताने के लिए वो एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। मेरी बात जदयू के कई नेताओं से हुई, एनडीए गठबंधन के कई नेताओं से हुई, खास करके वहां तिरहुत में क्या हो रहा है, सबका ध्यान तो यहाँ 4 सीट पर है, लेकिन वहां तो कोई देख नहीं पा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर प्रतिष्ठा किसी का फंसा हुआ है तो चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर देवेश चंद्र ठाकुर हो, उनकी दोनों की प्रतिष्ठा फंसी हुई है। और वहां अभिषेक झा को लेकर के अपने जैसे बच्चा को उंगली पकड़ के नहीं चलाया जाता है, वैसे देवेश चंद्र ठाकुर लेकर के एक गली गली में लेके जा रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर के बारे में कई सारी कहानियां हैं
जो देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव लड़ते हैं तो पूरे दिल और दिमाग से लड़ते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों से उनका डायरेक्ट कनेक्शन है। बिल्कुल एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं रत्नेश की, देवेश चंद्र ठाकुर को जानने वाले जो लोग हैं, लोकसभा के चुनाव में उनके विरुद्ध जिस तरह की बातें भी हुई हो, जिस तरह से उनको कोशिश किया गया हो कि हराया जाए, हम लोगों ने भी जिस तरह के वहाँ समीकरण गढ़े गए थे, एकमात्र आदमी जो कॉन्फिडेंट था वो थे देवेश चंद्र ठाकुर, बाकी कॉन्फिडेंस किसी को नहीं था। उनके करीब के रहने वाले लोगों का मैं उंगली पर नाम गिना दूंगा कि जो बार बार हमसे कहते थे कि बाबा बड़ा मुश्किल हो गया है, वो भी देवेश चंद्र ठाकुर का लोहा मानते हैं। और मैं पहले से जानता हूं कि देवेश चंद्र ठाकुर से अगर एक बार आप मिल लिए कोई समस्या को लेकर के, तो उनको मेमोरी में रहता था और रहता है आज भी कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप किस समस्या से को लेकर के आए थे। हाँ, एक चीज़ देवेश चंद्र ठाकुर को याद नहीं रहता है, और वो है किसी का मदद अगर कर दिए, आर्थिक मदद कर दिए, तो वो याद नहीं रखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी बातें उनके बारे में कही जाती हैं। मैं कई लोगों से मेरी बातचीत हुई जो उनका चरित्र मतलब इस तरह का रहा है, और वो लोगों की मदद करने से जरा भी पीछे नहीं हटता है। बिल्कुल। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, तो ये तो एक स्थिति हो गई जहाँ एक लड़ाई है तिरहुत में। अभिषेक झा एनडीए के उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे, जब वहाँ लड़ेंगे तो अब तक तो यही स्थिति बनी हुई है। लगातार अभिषेक झा वहाँ वोटर बनाने से लेकर के बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लगातार उनका प्रयास जारी है। लेकिन अब वहाँ से एक कहानी शुरू होती है कि क्या नीतीश कुमार को ये सीट आसानी से माने आसानी से इस पर जीत मिलेगी। यहाँ जब कहानी आप शुरू करते हैं तो यहाँ फिर से आपको हर्डल नजर आने लगता है। सब कुछ साफ नजर आ रहा है कि ये जीतती हुई सीट है, जीतते आ रहे हैं, ब्राह्मण उम्मीदवार था, ब्राह्मण को ही दिए हैं, ये सब कुछ अपनी जगह पर आप देखिए तो सिंक में नजर आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अनसिंक जो है वो ये है कि आरजेडी ने वहाँ वैश्य उम्मीदवार को खड़ा किया है, जो सूढ़ी समाज से आते हैं, और सूढ़ी समाज का वहाँ अच्छा खासा वर्चस्व है। हालांकि वो उतना ज्यादा प्रभावी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि गोपी किशन को जो उतारा गया मैदान में, तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। कि बाकी लोगों की चर्चा तो होती है, निर्दलीय है उसकी भी चर्चा होती है, लेकिन गोपी किशन की कोई चर्चा नहीं होती है। तो राष्ट्रीय जनता दल ने उनको किस बिना पर, किस आधार पर दिया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। उनके बारे में चर्चा है कि वहां से गायब हो गए, पहले गायब हो गए हैं। इसके बाद आपको याद होगा कि हमने भी एक खबर किया था, जिसमें हमने कहा था कि वहाँ के एक डॉक्टर हैं विनायक गौतम, जो वहाँ काफी मतलब जो वहाँ का रिनॉल्ड फैमिली है, उस फैमिली से आते हैं, और उनके पिता भी यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। पिता के चुनावी मैनेजमेंट को भी ये देखते थे। चूंकि डॉक्टर हैं तो इनका कई तरह का कारोबार है, और नामी गिरामी डॉक्टर कहे जाते हैं। पिता की विरासत को संभालने के लिए आए हैं, अभी तक किसी दल से नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इनको जनसुराज बाद में माथा पर हाथ रख सकती है, अभी संभावनाएं हैं। तो एक तो ये हो गए, लेकिन इन सब में जिसकी चर्चा हम करने के लिए बैठे हैं कि 2020 और 2025 की तुलना हम क्यों कर रहे थे, तो वो सबसे बड़ी बात है। इन लोगों का नाम लेकर के, इसके अलावा हम आपको सरसरी निगाह से नाम दे देते हैं कि इसमें और भी हैं। इसमें ब्रजवासी चुनाव लड़ रहे हैं, प्रणय कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, अरविंद उर्फ विभात सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, मनोज वत्स चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें संजय झा मुखिया हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, राकेश रोशन चुनाव लड़ रहे हैं, मनीष मोहन लड़ रहे हैं, राजेश रोशन चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से ये आते हैं, और बीजेपी में इसलिए वो चुनाव लड़ रहे हैं कि अपनी ही पार्टी से उन्होंने विद्रोह किया है, इसलिए कि ये टिकट, ये सीट हमको मिलना चाहिए था। अब इन सभी बातों को लेकर के एक जो नाम जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, वो 2020 में नीतीश कुमार के लिए काल बनकर के आया था, और वो थी लोक जनशक्ति पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यानी रामविलास पासवान की पार्टी, और जिसके कर्ता धर्ता चुनाव से ठीक पहले रामविलास पासवान की मृत्यु हुई थी, और उसके बाद अनाउंसमेंट हुआ था कि लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। चिराग पासवान को बहुत बड़ा झटका लगा था, डबल झटका लगा था। एक तो उनके पिता के देहांत का, और दूसरा उनको एनडीए से बाहर होने का। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उनका रिश्ता था 2014 में, अपने दम पर वो लेकर के आए थे रामविलास पासवान को एनडीए में, और उसको उन्होंने बरकरार रखते हुए चुनाव तो लड़ा, पूरी मजबूती से लड़ा, लेकिन नीतीश कुमार को उन्होंने बुरी तरह से डैमेज किया। नीतीश कुमार 43 सीटों पर हैं, उसमें 2 लोगों का बहुत बड़ा रोल है। एक
चिराग पासवान का और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा का। इन दोनों ने मिलकर के नीतीश कुमार को नील डाउन करवा दिया और भारतीय जनता पार्टी टुकटुकी लगा करके सब देखती रही। इसका मतलब था कि भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार को कमजोर देखना चाहती थी। उस नीतीश कुमार को, जिनको चुनाव से पहले सीट शेयरिंग हो रहा था, तो नीतीश कुमार ने मजबूर किया था भारतीय जनता पार्टी को, वो सारा बदला चुनाव में लिया गया। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के कमजोर होने का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता था। ये बातें भारतीय जनता पार्टी समझ रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से भी वहां मिस्टेक हो गया। अब उसके बाद 2025 में ये छोटे छोटे चुनाव जो हैं, यहाँ नीतीश कुमार को कमजोर करके आने वाले मुख्य चुनाव में कहीं ना कहीं एक बात सोची समझी रणनीति के तहत की जा रही है। राकेश रोशन है जो इस चुनाव में अपने आप को उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लगातार वो अपना काम कर रहे थे और लोक जनशक्ति पार्टी से बहुत मजबूत उम्मीदवार हुआ करते थे। लोक जनशक्ति पार्टी के स्तंभ के रूप में काम करते थे, IT सेल से लेकर के। उन्होंने कहा कि हम चिराग के हनुमान थे। जी। पूर्व में जब हम चुनाव जदयू से हमको लड़वाया गया था, उनकी माता जी को भी लड़वाया गया था शायद, जदयू किसी पार्टी से लड़वाया गया। पॉलिटिकल पार्टी से हैं, ब्रजनाथ सिंह के पुत्र हैं वो। तो ऐसी स्थिति में तो वो चिराग के हनुमान ने आज एक बड़ा झटका दिया है, वो पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं और तिरहुत में अपना किस्मत आजमाएंगे। तो वही मेरा प्रश्न था कि ये क्या सोची समझी साजिश है? वहां पर मान लीजिए कि जब डैमेज होगा तो एनडीए गठबंधन डैमेज होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। खासतौर पे जदयू डैमेज होगा, तो ये क्या रणनीति का हिस्सा माना? देखिए, निश्चित रूप से जब इन्होंने अपने आप को उम्मीदवारी के रूप में सामने ला दिया था तो एक विवाद तो होना ही होना था। और पंचनामा में नमन जी इस बात को रिपीट भी कर रहे थे कि ये एक विकट परिस्थिति होगी एनडीए के लिए कि कैसे राकेश रोशन को चुनावी मैदान में उतारेंगे लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से चिराग पासवान। इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए भी कह सकते हैं आप, या हो सकता है कि इस तरह के एक्शन को लेकर के रिएक्शन आया हो चिराग पासवान का। उन्होंने कहा हो कि भाई आप मेरे पार्टी में रह करके तो ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो हो सकता है कि इस कारण से वो इस्तीफा दिए हों और हर हाल में उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कर दी थी। उन्होंने कहा था कि चाहे इधर से उधर धरती हो जाए मैं चुनाव लड़ूंगा, और उन्होंने चुनाव में अपने आप को झोंक दिया है। अब ऐसी स्थिति में उनके इस्तीफे के बाद एक बात तो साफ नजर आ रही है कि क्या ये किसी प्लानिंग के तहत हो रही है, या फिर चिराग पासवान नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ कोई अहित हो जाए और एनडीए के भीतर घमासान मचे। ये दोनों ही परिस्थितियां हो सकती हैं। या तो एक रणनीति के तहत उनका इस्तीफा हुआ हो कि इसमें सभी एनडीए के घटक दल जो नाराज लोग चल रहे हैं सब लोग एक साथ सपोर्ट करें और कहें कि नहीं भाई आप जाइए और जाकर के वहां अपना आजमाइए, क्योंकि मजबूत उम्मीदवार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काफी मजबूत उम्मीदवार हैं। 3-4 उम्मीदवारों का नाम इसमें जो बहुत मजबूती से चल रहा है, उसमें इनका भी नाम उसमें है। हाँ बिल्कुल, कंपटीटर में सबसे टॉप पर चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये रणनीति कहीं ना कहीं 2025 के चुनाव से पहले 2020 जैसी स्थिति को पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए ना, शंकर सिंह भी वहीं चाहते थे विधानसभा का चुनाव लड़ना, लेकिन उन्होंने, राकेश रोशन ने एक और बात का खुलासा किया कि पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो लड़ना चाहते हैं। ये उपचुनाव में भी कई ऐसे नेता थे जो लड़ना चाहते थे, आजमाना चाहते थे, लेकिन एनडीए गठबंधन की वजह से वो लोग नहीं लड़ पा रहे थे चिराग पासवान की पार्टी से। इस वजह से वो अब अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये घाटा तो चिराग पासवान को भी है। और निश्चित रूप से एक और बड़ी बात है कि चिराग पासवान ने अपना कद इतना बड़ा बढ़ा लिया है कि उनके पार्टी के भीतर जो लोग हैं वो समाज में नजर आने लगे हैं। दावेदारी बढ़ती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में कितने लोगों को एडजस्ट करेंगे चिराग पासवान? तो निश्चित रूप से बिखराव होगा ही होगा। जो लोग चुनाव लड़ने की पूरी तरह से मन बना चुके हैं वो तो मैदान में उतरेंगे ही। तो ये हो सकता है, जैसा कि आपने बताया भी कि क्या हुआ रुपौली में शंकर सिंह ने क्या किया। उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ा और जीत भी गए और नीतीश को समर्थन भी दे दिए। यहाँ भी स्थिति उसी तरह की पैदा हो रही है कि राकेश रोशन चुनाव लड़ेंगे, अगर जीत जाते हैं तो ऐसी स्थिति में ये एक बात तो साफ नजर आ रही है कि ये रहेंगे हनुमान बन करके ही, लेकिन डैमेज किसको करेंगे? जदयू को। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं, इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्लानिंग के तहत सब कुछ हो रहा है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। निश्चित रूप से एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर के और उम्मीदवारी को लेकर के रस्साकसी तो चल ही रही है। हम यानी कि 2025 का चुनाव बेहद दिलचस्प, बिल्कुल निर्दलीय भी काफी मजबूत, रोज दिलचस्प हो रहा है, पल पल बदल रही है बिहार की। निर्दलीय भी काफी दिलचस्प आ रहे हैं, एक से एक बड़े धुरंधर आ रहे हैं।
चलिए देखिए, तो 2025 से ठीक पहले 2020 वाला स्क्रिप्ट रचा जा चुका है, अब बस कैरेक्टर ढूंढा जा रहा है, फिर क्लाइमेक्स तो आप 2025 के रिजल्ट में देख ही लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें आपको लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।